नवा क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट का रोल लिखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। डिज़ास्टर क्या होता है कि जब तूफान आता है, मान लीजिए साइक्लोन आया, बहुत तेज़ हवा चलती है और सारे घर बार टूट जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, या फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई तो घर डूब जाते हैं, लोग उसमें मरते परेशान होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, जलजला आ गया, ज़मीन हिल गई तो बहुत सारे घर गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोग बहुत सारे मतलब बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, खून निकल रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इसमें पूछ रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है वो बताइए, यानी एक फार्मासिस्ट को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या कर सकता है वो। तो सबसे पहला क्या है, स्किल्ड मैन पावर। फार्मासिस्ट के पास क्या होता है, स्किल्ड मैन पावर होता है। अब वो देखते हैं क्या होता है। फार्मासिस्ट आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑन फील्ड एज वेल एज ऑफ फील्ड ड्यूटीज़। दे शुड अरेंज फॉर ऑफ फील्ड मेडिकेशन एंड रिसोर्सेज इन डिज़ास्टर कंडीशन। ये कह रहे हैं जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी, इनकी एक सलाहियत ये होती है, एक एबिलिटी ये होती है कि वो ऑन फील्ड भी काम कर सकते हैं और ऑफ फील्ड भी काम करते हैं। ऑन फील्ड ये कि मतलब वो अपनी दुकान है या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये ऑन फील्ड वो अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं। इसके अलावा ये ऑफ फील्ड भी काम करते हैं, मतलब वहाँ से हट के लोगों में जाके, गाँव में, देहातों के अंदर भी ये काम करते हैं। इनकी ये क्या होती है, एक खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये इनका एक रोल है कि जाके अब जो कहीं पर डिज़ास्टर हो गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, लोग परेशान हैं, वहाँ किसी का कटा पिटा है, तो वहाँ पे जाके लोगों के पास भी काम करता है। ये किसकी जिम्मेदारी है, एक फार्मासिस्ट की है। कब ये अब वहाँ जाके क्या करेगा, ऑफ फील्ड में, यानी अपने ऑफिस से बाहर निकल के ये जाके लोगों को ज़रूरतें जो है वो पूरी करेगा। वहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वहाँ दवाएं ले जाके देगा, वहाँ अरेंज करेगा। दूसरा क्या है, ड्रग नॉलेज। इसके पास ड्रग नॉलेज होता है। ड्रग नॉलेज में ये क्या करेगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग एक ही एरिया के अंदर, जब डिज़ास्टर होता है, जब कोई ऐसी मतलब महामारी आती है, मान लीजिए एक बाढ़ आ गई तो बहुत सारे लोग बीमार, तो एक डॉक्टर किस किस को देखेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर फिजिशियन जो है, जो डॉक्टर है, वो हर एक को दवा नहीं दे पा रहा है, हर एक के पास वो नहीं, लोग उसके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो ये खुद जाए। और चूँकि इसके मालूम है कि जो दवाएँ होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है तो क्या होता है, कैसे दवा काम करती है, इस दवाओं के बारे में अच्छे से जानता है, किस बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है, ये सब मालूम है। तो इसको भी चाहिए कि अब ये इंतज़ार ना करे कि जब डॉक्टर दवा लिखेगा तो उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा जाके, तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्या करे, जब उसको लोगों को देखे ज़रूरत है तो ये खुद भी दवा क्या करे अपने हिसाब से दे सकता है। तो ये क्या इसमें आता है, ड्रग नॉलेज। तो फार्मासिस्ट आर ट्रस्टेड रिगार्डिंग मेडिसिन यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स इंफॉर्मेशन। If there is shortage of physician and doctors, they should deliver drug to the peoples। जो मैंने बताया वही कि कभी ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट जो लोग हैं इन पे ट्रस्ट किया जाता है, इन पे लोग भरोसा करते हैं कि हाँ ये भी लोग क्या होते हैं, ये दवाओं की मेडिसिन के बारे में जानते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है इनके पास। और अगर कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर के शॉर्टेज है, डॉक्टर्स नहीं है, अवेलेबल फिजिशियन नहीं है, तो इसको भी क्या करना चाहिए, आगे बढ़ के लोगों को दवाएं देनी चाहिए, क्योंकि इसको भी मालूम है कि जो दवाएं कैसे काम करती हैं, फिर उनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। एक मैं चीज़ आपको बता दूं, एक होता है साइड इफ़ेक्ट, एक होता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट वो होता है कि जो मतलब लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको मालूम होता है कि ये दवा मैं दूंगा तो इसको ये मतलब इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए मैं एक दवा दे रहा हूँ इसको, तो इसको खुजली हो सकती है हल्की फुल्की, ये जो पहले से मालूम है कि ये इफ़ेक्ट आ सकता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। और एक होता है साइड इफेक्ट, कि मतलब हम जो दवा दे रहे हैं हमको मालूम नहीं कि हाँ ये भी रिएक्शन हो सकता है इसके साथ में, तो उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। तीसरा क्या है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट। काउंसलिंग एंड सपोर्ट क्या है, काउंसलिंग, आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। काउंसलिंग और सपोर्ट क्या है कि जाके जो फार्मासिस्ट है ये लोगों को समझाए, उनको अच्छे से अपना एक्सपीरियंस, फेशियल एक्सपीरियंस, यानी लोगों को जाके एकदम खुले हुए चेहरे के साथ उनसे मिले, उनको कहे कि यार ये तो होता ही रहता है, हो गया, चलो ये तो कंडीशन है तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी जो बातें होती हैं लोगों को दिल को बहलाने के लिए, ऐसी बातें करके उनको जाके समझाए बुझाए, तो उससे लोगों को थोड़ा तसल्ली मिलेगी। और इनसे वो क्या होगा, जब दिमाग उनका ठंडा होगा, स्ट्रेस आउट होंगे वो, तो फिर उनकी बीमारियाँ भी बहुत सारी वैसे ही ठीक हो जाएंगी, उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, उनका हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। और चौथा क्या है कि एक्सेस टू केमिकल्स एंड लेबोरेटरीज। चौथा क्या है कि फार्मासिस्ट आर ऑथोराइज्ड एक्सेस टू सर्टेन केमिकल्स।
फार्मासिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑथोराइज्ड होते हैं, यानी इनको ये मतलब अथॉरिटी होती है, उनके पास ये पावर होता है कि जैसे मान लीजिए कंडीशन आ गया कि दवाएं की शॉर्टेज हो रही है तो बहुत सारे केमिकल से मिला के दवाएं बनाई जाती हैं, तो फार्मासिस्ट को ये अथॉरिटी है, ये उसके पास पावर है कि वो जाए और जहाँ से केमिकल मिलते हैं वहाँ पे भीड़ नहीं लगाना पड़ेगा इसको, बल्कि इसको जाके पहले वहाँ जैसे और कोई लेना चाहता है तो केमिकल ख़रीदना चाहता है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, भीड़ में लगना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको ये कि जाते ही फ़ौरन वहाँ से केमिकल ले सकता है और लाके दवा बना सकता है, ये इसके पास अथॉरिटी होती है, तो यही कहा जा रहा है। तो कह रहे कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि कहीं दवाओं की शॉर्टेज हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जाए फ़ौरन वहाँ से केमिकल से लेके आए और दवा बना के लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। पाँचवा क्या है कि नॉलेज ऑफ बेस्ट हेल्थ केयर्स, इसके पास बेस्ट हेल्थ केयर की नॉलेज होती है, यानी जो फार्मासिस्ट उसको मालूम होता है कि कौन से हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। अगर लोग इससे आगे पूछते हैं कि किस मतलब मैं हॉस्पिटल में जाऊँ अपने इलाज के लिए, तो इसको सही हॉस्पिटल के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ये पढ़ लेना, बहुत आसान है, मैंने इसको आसान लैंग्वेज में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, राइट दी डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। ये क्या है, जो फॉलोइंग टर्म्स हैं ये इनके डेफिनेशन बताइए, इनके मतलब बताइए कि क्या क्या होते हैं ये। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है। ये सब जो टर्म्स हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर हैं, आप देखेंगे तो ये बता, कभी पूछता है कि टर्म्स के बारे में बताइए कि टर्म्स होते क्या हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ यूनिसेलुलर और सेल क्लस्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज अ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है कि ये एक ब्रांच, साइंस की एक ब्रांच, एक शाखा है जिसमें हम लोग जो हमारे मतलब लाइफ से रिलेटेड है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो छोटे जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, या तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं यानी जिसके अंदर एक ही सेल हो, या वो उनके अंदर सेल एक ना हो लेकिन बहुत सारे सेल हो लेकिन सब एक जैसे सेल हों, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी हो गया। दूसरा क्या हमारा, एपिडर्मियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ कंडीशन और इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स इस टर्म एज एपिडेमियोलॉजी। अब इसका मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है एपिडेमियोलॉजी। की कोई एक पॉपुलेशन है, उसके बारे में जब हम पूरी स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कितने लोग हैं, फिर उसके अंदर कितनी बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियां कहाँ कहाँ से फैल रही हैं, किस किस के पास पहुंची हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है, और फिर ये जब सारी स्टडी करके उसका जो निचोड़ निकालते हैं कि अब हम इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, कैसे हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी स्टडी है कि बीमारी कैसे शुरू हुई किसी पॉपुलेशन के अंदर, फिर वो कैसे फैली, कितने लोगों तक फैली, उसके फैलने का तरीका क्या था, किस मोड से वो फैली, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको जब हम लोग अब फिर ये स्टडी निकाल के फिर हम रोकते हैं कि अब कैसे बीमारी को रोका जा सकता है या ये बीमारी किसी और एरिया में ना फैले, तो इसको जो हम लोग ये पूरी स्टडी है इसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। तीसरा क्या है, एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि सडन इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज़ मोर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये कह रहे हैं जो एक ख़ास एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर एकदम से किसी बीमारी के नंबर्स बढ़ने लगे। मान लीजिए कोरोना वायरस है, किसी एक एरिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, पूरी मतलब दुनिया के अंदर नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर नहीं, किसी एक एरिया के अंदर, मान लीजिए यूपी का एरिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत तेज़ी से इसके नंबर्स बढ़ने लगे कि जितना हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था, जितनी लोगों को उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा जब वो बढ़ने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडेमिक। चौथा हमारा क्या है, पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, इट इज़ अ डिसीज़ आउटब्रेक दैट स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। इट अफेक्ट्स मोर पीपल एंड टेक्स मोर लाइव्स देन अ एपिडेमिक। ये कह रहे हैं कि ये एक डिसीज़ है जो आउटब्रेक होती है, यानी बहुत तेज़ी से फटती है और पूरी दुनिया के अंदर समझ लिए फैलने लगती है। ये कंट्री से कंट्री और फिर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक क्या होती है, ये फैलने लगती है। ऐसी बीमारी जो होती है इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं, यानी जो ऊपर वाला था एपिडेमियोलॉजी किसी एक एरिया के अंदर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है पूरी दुनिया के अंदर ये फैलने लगती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर,
और फिर क्या होता है इसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। जैसे कोरोना एक पैंडेमिक था। पांचवा क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बल्कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि बीमारी जो फैल रही है वो किस तरीके से फैल रही है, कि मतलब वो वाटर के थ्रू फैली है या लोगों के जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, जो मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उसके थ्रू फैल रही है, या कैसे फैली है वो बीमारी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, या मच्छर के काटने से फैल रही है या चूहे की वजह से फैल रही है, तो किसकी वजह से, मतलब उस पैथोजन को कौन लेके जा रहा है, जिसको वेक्टर बोलते हैं, तो कौन वेक्टर उसको लेके जा रहा है, किसके थ्रू वो बीमारी फैल रही है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसको देख लेते हैं कि इट रिफर्स टू अ पैथोजन, हाउ कैन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन, ऑब्जेक्ट और एनिमल टू अनदर। इसमें क्या होता है कि इसमें कह रहे हैं कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये क्या, इससे क्या जाना जाता है कि जो पैथोजन है वो कैसे एक चीज़ से या एक आदमी से दूसरे की तरफ किसके थ्रू फैल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। छठा हमारा क्या, क्वारंटीन। क्वारंटीन क्या होता है, इट इज़ ए place where those people are or animals are isolated for a specific time which arrived from a place where an infectious or contagious disease has been exposed although they have no symptoms of infection। ये कह रहे हैं कि क्वारंटीन बताइए क्या होता है, तो क्वारंटीन उसको बोलते हैं एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उन लोगों को या उन एनिमल्स को, इंसानों को या उन जानवर्स को रखते हैं जो किसी ऐसी जगह से आए हैं, जो किसी ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे किसी पैथोजन को क्या हो गया, एक्सपोज हो चुका है। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल क्या है कि कहीं पे कोरोना फैल चुका है, तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं या जो जानवर आ रहे हैं तो उनको किसी ऐसी जगह में रखते हैं कि जो मतलब स्पेसिफिक होता है, जो आइसोलेटेड होता है, यानी दूसरे लोग जहाँ पर न जा सकें, तो और एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वारंटीन। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि जो लोग हैं उनके अंदर कोई सिम्टम्स दिख रहे हों बीमारी के, ज़रूरी नहीं है, चाहे उनके अंदर कोई सिम्टम्स दिख रहे हों चाहे ना दिख रहे हों। ऐसे लोगों को जो बाहर से किसी ऐसी जगह से आए जहाँ पे कोई बीमारी फैल चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को किसी खास जगह पे किसी खास टाइम के लिए, मान लीजिए 14 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रखा जाता है, तो इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्वारंटीन बोलते हैं। आठवां क्या हमारा, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है कि इट रिफर्स टू सेपरेटिंग सिक पीपल विद अ कंटेजिनस डिसीज़ फ्रॉम दोज हु आर नॉट सिक। ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसे आदमी को जिसको कहीं पे मान लीजिए कोई कंटेजिनस बीमारी फैल गई है, जिसके अंदर हो गई है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो इसका जो वायरस है वो दूसरे को जा सकता है, तो मुझे किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ दूसरे, मतलब मैं बीमार हूँ तो मुझे ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे वो लोग ना आए जिनको बीमारी नहीं है। तो जो ठीक लोग हैं, जो सेहतमंद लोगों से हटा के किसी ऐसी जगह पे आइसोलेट कर देना, मतलब अलग कर देना सबसे, इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। नवा क्या हमारा, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इट इज़ द टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू इलनेस, सिम्टम्स रिवील्ड और एक्सपोज्ड। ये कह रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि मान लीजिए हमारे अंदर कोई पैथोजन आ गया, कोई बीमारी करने वाला बैक्टीरिया आ गया, लेकिन अभी उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आते ही फ़ौरन आदमी बीमार पड़ जाता है, बल्कि वो आके अपना काम करता है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, अपना जनरेशन बढ़ाता है, बहुत सारे जब हो जाते हैं फिर आदमी का जो सिस्टम होता है बॉडी का, वो क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, फिर आदमी बीमार पड़ता है, तब जाके सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये पूरा जो टाइम है कि पैथोजन आया, फिर उसने अपना काम किया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी लगे, उसके बाद जब आदमी बीमार पड़ता है, अब सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि वो कमज़ोर हो रहा है, बुखार आ रहा है, उसको सर में दर्द हो रहा है। तो अब ये जब सिम्टम्स दिखने लगे, तो ये जो पीरियड है पैथोजन के आने का और सिम्टम्स दिखने का, 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 10वां हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द पीपल्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ डिसीज़ टू प्रिवेंट ऑनवर्ड या अपवर्ड ट्रांसमिशन। ये कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है कि वो इन लोगों को उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो किसी जिनके बारे में पता चल गया है कि इनको बीमारी मतलब हो चुकी है, जो एक्सपोज हो चुके हैं कि इनको बीमारी हो चुकी है और ऐसी बीमारी है जो दूसरों को भी फैल रही है, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, यानी उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, फिर उन लोगों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं ताकि उनकी वजह से दूसरे लोगों को बीमारी न फैले। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं।
तो ये 10 क्वेश्चन, इसके अलावा भी आप और देख सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, चूँकि नया सिलेबस है इस बार। इसके अलावा भी आप बहुत सारा कुछ इसमें, जैसे मोटिफिकेशन है और क्या फोर्टिफिकेशन है, तो जैसे न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन इतना भी अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें से फंस ही जाएंगे। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ऐसे ही फार्माकोग्नोसी है, उसके मैंने ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं मैंने बना रखे हैं। आप उसको जाइए, देखिए और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।